नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अमित नक्षत्रा मास्टर्स से। और आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। मैं बात करूंगा आज एक ऐसे शख्स की जो आध्यात्मिक जगत में आज एक बड़ा नाम है। अभी अभी उन्होंने YouTube पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस किए हैं और डिजिटली उनकी काफ़ी प्रेजेंस देखने को मिलती है, जिनके अंदर जिद्दू कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति जैसी सरलता, क्लैरिटी नज़र आती है। साथ ही उनके अंदर ओशो जैसी आक्रामकता और रिबेलियस नेचर नज़र आता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आचार्य प्रशांत की, जो कि एक वैदांतिक टीचर हैं, भगवत गीता पढ़ाते हैं और सारे उपनिषदों पर वो उपदेश देते हैं। तो दोस्तों, मैं जानने का प्रयास करूँगा, डिकोड करने का प्रयास करूँगा कि उनके अंदर ये करेजियस नेचर, ये हिम्मत, ये ताकत, ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, ये क्लैरिटी कहाँ से आई। दोस्तों, उन्होंने IIT से इंजीनियरिंग करी, IIM से मैनेजमेंट किया और IAS क्लियर किया, कॉरपोरेट में जॉब करी और सब छोड़ दिया। दोस्तों, वो टॉप पर थे और आज अब वो धीरे धीरे टॉप पर ही वापस जा रहे हैं आध्यात्मिक जगत में। तो दोस्तों, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि उनकी ये क्लैरिटी, उनका ये मेंटल स्टेट, उनकी ये नॉलेज आ कहाँ से रही है। दोस्तों, मुझे YouTube से उनके पाम मिल गए थे, तो उन्हें मैं डिकोड करने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा दोस्तों। और लर्निंग्स भी काफ़ी रहेंगी आपको, क्योंकि मैं डिटेल में और बेसिक्स पे रहकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि पामिस्ट्री कैसे हमारे नेचर को रिवील करती है दोस्तों। ऑफ डिग्री ऑफ सक्सेस या डिग्री ऑफ नॉलेज या डिग्री ऑफ क्लैरिटी कैसे आती है दोस्तों, अभी स्क्रीन पर आपके सामने आचार्य प्रशांत की पाम दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले हम उनको जांचने का प्रयास करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि इनकी फिंगर्स कंपैरेटिवली काफ़ी लंबी हैं। इनके जो नीचे वाला पाम है, इनके कंपैरिजन में 75% से ज़्यादा लंबी हैं। तो ये डिकोड क्या करती हैं, क्या पता लगता है इन्हें? इनसे पता लगता है कि पर्सन की थिंकिंग कैपेबिलिटी, एनालिसिस करने की क्षमता, तर्क शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। ऐसे लोग काफ़ी एनालिसिस के बाद अपना एक वजूद बनाते हैं, अपनी एक सोच बनाते हैं और उस पर फिर वो अटल रहते हैं। एनालिसिस काफ़ी करते हैं ऐसे लोग, फिंगर से ये पता लगता है। अभी यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे अलग नज़र आ रही है दोस्तों, जो कॉमनली मैंने भी काफ़ी कम देखी है, वो ये है कि इनकी मरकरी फिंगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मरकरी फिंगर काफ़ी लंबी है। ये देखिए, इस फैलन से भी ऊपर चली गई है दोस्तों, और ये थोड़ा स्लांटेड हैंड है, अगर डायरेक्टली देखेंगे तो और भी ऊपर दिखाई देगी। तो ये काफ़ी लॉन्ग फिंगर में काउंट होगी। तो ये पता क्या लगता है इससे दोस्तों, इससे पता लग रहा है कम्युनिकेशन कैसा है पर्सन का। कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनका, कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एनालिसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, किसी चीज़ को एनालाइज अच्छे से कर पाते हैं ऐसे पर्सन। बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है इनकी, बिजनेस सेंस काफ़ी अच्छी रहती है, इन्हें चीज़ों का प्लस माइनस पता रहता है दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। मरकरी बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है पामिस्ट्री के अंदर, और बुद्ध एक स्टूडेंट का, एक टीचर का, स्टडी का, अंडरस्टैंडिंग का पर्याय है दोस्तों। न्यूरो लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक फैसिलिटी को बताता है दोस्तों। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस बन जाती है ऐसे लोगों की। ये बताता है कि चूँकि ये कम्युनिकेशन को बताता है, तो ये बताता है कि जो फिंगर लंबी है तो ऑरेटर भी एक्सेप्शनल रहेंगे, एलोकेंस रहेगा और परसुएसिव नेचर रहता है, यानी अपनी तर्क शक्ति से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से दूसरों को प्रभावित कर पाते हैं, उनकी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर पाते हैं, लोग उनकी बात मानने पर विवश हो जाते हैं दोस्तों। तो ये पता लगता है, जो मरकरी फिंगर है वो अगर लंबी हो तो उससे आइडिया लग जाता है दोस्तों इस बात का। दूसरी एक आपको अलग चीज़ बताने का प्रयास करूँगा कि इनकी सन फिंगर है वो भी जुपिटर फिंगर से काफ़ी लंबी है दोस्तों। ये सन फिंगर होती है, ये जुपिटर फिंगर होती है। नॉर्मली ये दोनों बराबर मिलती हैं या जुपिटर फिंगर बड़ी मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये फिंगर लंबी है। अब सन फिंगर लंबी होने का क्या पर्याय है, क्या मीनिंग है इसका दोस्तों? सन फिंगर हमारी रेपुटेशन को बताती है, हमारी इंटेग्रिटी को बताती है, हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को बताती है, रिस्क हम कितना ले पाते हैं दोस्तों, हमारी सक्सेस को बताती है। तो दोस्तों, रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सक्सेस के। सक्सेस जितनी बड़ा होगा
यानी रिस्क भी इतना बड़ा लिया होगा दोस्तों। अब वो रिस्क आपने होश में लिया है या बेहोशी में लिया है, अंडरस्टैंडिंग के साथ लिया है, उसमें काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं दोस्तों। गैम्बलिंग भी बताता है ये, तो यहाँ पर गैम्बल का कुछ तो है नहीं, लेकिन रिस्क, गैम्बलिंग मीन्स रिस्क, तो यहाँ पर रिस्क लेने की कैपेसिटी दिखाता है। तो आचार्य प्रशांत जी ने, जो कि IITN, IIM से, फिर IAS, जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, उनको उन्होंने क्लियर करके अच्छी खासी रैंक से और फिर उन्हें छोड़ दिया। तो दोस्तों दम चाहिए ऐसा छोड़ने के लिए, तो ये उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि इनके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है दोस्तों। आर्टिस्टिक बिहेवियर भी पता लगता है सन फिंगर से। तो आर्टिस्टिक बिहेवियर यहाँ पर क्या है, एक तो म्यूज़िक से लव रहेगा, म्यूज़िक पसंद करते हैं ऐसे लोग, और दूसरा अपनी बात आर्टिस्टिकली दूसरों को समझा पाते हैं, आर्टिकुलेट बड़े अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पता लगता है इनके सन फिंगर से। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इनकी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी ये मस्तिष्क रेखा बोला जाता है इसको, माइंड लाइन, और ये लाइफ लाइन है। तो दोनों के बीच में गैप है, दोनों के बीच में गैप, क्योंकि माइंड लाइन बताता है आपके जो मेंटल स्टेट है, आपकी सोचने की जो क्षमता है उसको बताता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बताता है आपके ये माइंड लाइन, आपके करेजियस नेचर को बताता है, रिजिड नेचर को बताता है। जब ये माइंड लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में डिफरेंस हो, आप अपने पाम में देखिएगा, नॉर्मली लोगों के हाथ में शुरू में जुड़ी रहते हैं, तो ऐसे लोग डिपेंड रहते हैं दूसरे के ऊपर, फैमिली के ऊपर, फादर के ऊपर, मदर के ऊपर। जिसमें ये डिफरेंस नज़र आए वो बड़े इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, उनकी डिपेंडेंस हेल्दी डिपेंडेंस में काउंट होगी। हेल्दी डिपेंडेंस का मीनिंग क्या है, होश के ऊपर डिपेंड रहेगी, उनकी क्लैरिटी के ऊपर डिपेंड रहेगी उनकी डिपेंडेंस, किसी के ऊपर भी। ऐसे ही अंधाधुंध या ममत्व या एक ममता के भाव या इमोशनली किसी पर डिपेंडेंस अपनी नहीं रखते हैं। हेल्दी डिपेंडेंस वो है जो होश के साथ डिपेंडेंस शो करे दूसरे के साथ में। दोस्तों जब ये माइंड लाइन ऐसे और इसके बीच में गैप हो तो ये करेजियस नेचर को बताता है, साथ में ईगोइस्टिक नेचर को बताता है, सेल्फ अश्योर्ड रहता है बंदा, डिसएग्रीमेंट रहता है उनका, ऑर्थोडॉक्स जो चीज़ें रहती हैं जो पहले से ही चली आ रही हैं उनके खिलाफ बोलने का जो दम आता है वो यहीं से आता है कि इनके बीच ये एग्रीमेंट इसलिए नहीं आता ताकि इनके बीच में गैप आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो ये चीज़ें पता लगती हैं। दूसरा क्या रहता है कि अगर ऐसा रहे तो ये गैप इनके अंदर दिखाई दे ऐसे, तो ये नो इट ऑल पर्सनैलिटी बताता है कि मेरे को सब आता है, आप मेरे को सब आता है, मैं जानता हूँ सारा। इतनी क्लैरिटी आ जाती है, इतना ईगोइस्टिक कह सकते हो आप इस चीज़ को, इतनी हिम्मत आ जाती है कि लोग ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ आवाज़ उठा पाते हैं, चल पाते हैं विपरीत भाव में लोगों के साथ में दोस्तों। तो दोस्तों एक तो ये हुआ। अब देखिए लेफ्ट हैंड में देखेंगे ना इनका, तो लेफ्ट हैंड में दिखाई देगा आपको कि यहाँ पर गैप कम है और यहाँ पर आप राइट में देखेंगे ना यहाँ पर गैप ज़्यादा है। तो यानी ये लेफ्ट हैंड बताता है आपके बचपन को या आपके प्रारब्ध को बताता है या आपके इनहेरिटेंस को बताता है, जो आपने सीखा है अपने सोशल सर्कल में, अपने इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से। लेकिन राइट में इन्होंने ये अर्जित किया है, ये कमाया है इन्होंने, ये रिबेलियस नेचर, ये वाकपटुता, ये क्लैरिटी, ये हिम्मत इन्होंने कमाई है, अपनी मेहनत से कमाई है, जो इनके इस राइट हैंड में नज़र आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि एक तो मेंटल स्टेट, माइंड लाइन इनकी अलग है, तो ऐसी अलग होने से ऐसी क्लैरिटी, ऐसी हेल्दी डिपेंडेंस, ऐसी हिम्मत आती है। दूसरा इनकी ये फिंगर जो है, ये मरकरी फिंगर, ये क्लियर है तो कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग होता है, हिम्मत के साथ बोल पाते हैं, अपनी बात को रख पाते हैं दूसरों के सामने। और ये सन फिंगर काफ़ी लॉन्ग है, तो ये बताती है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, आर्टिस्टिक बिहेवियर है, म्यूज़िक लवर है। तो ये सारी चीज़ें क्लब होके तब एक आचार्य प्रशांत बनता है दोस्तों, तब एक हिम्मत आती है, तब एक जिद्दू कृष्णमूर्ति की क्लैरिटी, डायरेक्ट नीट अंडरस्टैंडिंग आती है, और ओशो जैसी मधुरता, समझाने की क्षमता और चीज़ों को जो का त्यों बोल देना, वो हिम्मत आती है दोस्तों। तब एक आचार्य प्रशांत बनता है, तब एक अच्छा इंसान बाहर निकल के आता है जो समाज के लिए और देश के लिए या युवाओं के लिए, नॉट देश के लिए, वो कुछ कर सकता है दोस्तों। अब एक छोटी सी मैं एडवाइस भी देना चाहूँगा, हो सकता है ये आचार्य प्रशांत जी तक भी पहुँच जाए, मेरे को आइडिया नहीं है कि वो इसमें कितना बिलीव करेंगे, कि जो चीज़ आपके पास सबसे ज़्यादा होती है
उसकी दिक्कत भी सबसे ज़्यादा आती है आपको। हेल्थ वाइज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आप पाएंगे कि ये राइट हैंड पे ये लाइफ लाइन क्लियर सी यहाँ पे नज़र आ रही है, ऐसे है। आप अगर लेफ़्ट पर जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि लाइफ लाइन यहाँ पर आकर टर्मिनेट हो रही है और इधर से एक लाइन आ रही है, फेट लाइन का काम भी कर रही है और लाइफ लाइन का काम कर रही है। तो ये पता लगता है कि इनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है या ठीक नहीं रहने वाली है अभी मिड एज के बाद में। तो क्या दिक्कत हो सकती है उन्होंने, जो इनके सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट हैं, दिक्कत भी वहीं से आ सकती है। इनको दिक्कत आ सकती है मरकरी से संबंधित यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ऑटो इम्यून डिजीज़ के संबंधित या सन फिंगर से जो रिलेटेड है यानी हार्ट से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। हालांकि आप जो लेफ़्ट और राइट में जो देख रहे हैं, यहाँ पे 1 और 2 का डिफरेंस जो देख रहे हैं, ये इन्हें मिला था यानी हेल्थ की दिक्कत, और यहाँ पर ये दिक्कत कम नज़र आ रही है। तो इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी एक्सरसाइज से या जो भी इन्होंने करना चाहिए इनको, उन्होंने करके अपनी हेल्थ को वाकई इम्प्रूव किया होगा, ऐसा इनका हैंड बता रहा है। मैं इनको पर्सनली नहीं जानता, तो मैं अपने इनके सिर्फ हैंड से एनालिसिस करके बता रहा हूँ ये, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस आचार्य प्रशांत के ऊपर। अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं, मैंने ऐसा किस वजह से बताया है या मेरे इन बातों के पीछे क्या लॉजिक था, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा उनको दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास आचार्य प्रशांत के नेचर को डिकोड करने का। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा और मेरी ऐसी उम्मीद है, मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूँ फ्यूचर में ऐसे। तो अगले वीडियो तक के लिए दोस्तों नमस्कार।